My lovely students, welcome to Mathological. In today's session, we'll be doing questions based on chain rule. So, before starting the questions, there are a few things that we must note. That, for example, we know that formula for work is time into efficiency, that is equal to work, which implies that work is directly proportional to efficiency. Work is directly proportional to time. But in some cases, the time will be given in terms of days as well as hours. For example, it will be given that A works for 5 days, working 10 hours daily. तो बेसिकली क्या हुआ, वहां पे हमारा टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम विल बी इक्वल टू डेज इनटू आवर्स, यानी कि वर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू डेज इनटू आवर्स. इसके अलावा भी कोई फैक्टर लिखा होगा तो उसको भी एक्यूमुलेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल वीक के लिए भी लिखा होगा कि वीक में 5 डेज वर्क करता है, 6 डेज वर्क करता है, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, चीज़ों को देखेंगे. ठीक है, तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, वर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. नाउ व्हाट वी मीन बाय एफिशिएंसी. कई बार एफिशिएंसी हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा. लेट अस से क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 10 men who are working for 8 days, और सेकंड केस में कह रहा है देयर आर 12 men who are working for 5 days. ये दो अलग अलग केसेस हैं, उनमें वर्क भी अलग अलग हो रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में देयर आर 10 men और सेकंड केस में देयर आर 12 men. तो यही हमारा एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ 10 men एंड एफिशिएंसी ऑफ 12 men. एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल एज्यूमिंग इन ऑल सच केसेस, और एज्यूम क्या करेंगे, फैक्ट यही होगा कि दोनों केसेस में हमारा मेन का जो एफिशिएंसी है वो सेम रहेगा. एफिशिएंसी ऑफ वन मैन विल बी सेम अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेन इन फर्स्ट केस का एफिशिएंसी डिफरेंट होगा, मेन इन सेकंड केस का एफिशिएंसी डिफरेंट होगा. जब पहले केस में मेन होगा, सेकंड केस में वुमेन होगा, पहले केस में मेन होगा, सेकंड केस में बॉयज होगा, तो फिर वहां पे एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकता है, और वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली गिवन होगा. बट अगर हमारी एफिशिएंसी सेम है तो वी कैन से दैट नंबर पे डिपेंड करेगा एफिशिएंसी हमारा. अगर नंबर ऑफ मैन, वन मैन का एफिशिएंसी इन द फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में सेम होगा, तो एफिशिएंसी विल बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मैन. देखिए एफिशिएंसी का रेशियो होगा नंबर ऑफ मैन इन द फर्स्ट केस इज टू नंबर ऑफ मैन इन द सेकंड केस. ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारा विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मैन. क्या ये बात क्लियर होता है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? और अगर वर्क हमारा सेम है, इफ वर्क इज सेम, तो फिर टाइम एंड एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1, जो कि सिंपल केस है, इजी केस है, विच इज व्हेन वी बीन गिवन नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज इन 2 केसेस, और वर्क हमारा सेम है. केस 1 में व्हेन वर्क इज सेम, और अगर वर्क सेम है तो हम वर्क को डायरेक्टली कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दैट वर्क विल बी इक्वल टू, इफ इन फर्स्ट केस देयर आर m1 men who are working for d1 days, and in second case there are m2 men who are working for d2 days, so these two will be equal, m1 d1 will be equal to m2 d2. और देयर माइट बी ए केस जहां पे कि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स भी गिवन हो, तो वहां पे वी कैन से दैट m1 into d1 into h1 दिस विल वर्क इन द फर्स्ट केस, और सेकंड केस में होगा m2 into d2 into h2 दिस विल बी केस सेकंड केस में, so these two will be equal. Or there could be a third case where there are men as well as women. ठीक है, men भी हैं और women भी हैं, and men are working in first case for d1 days, women are working in first case for d2 days, और men are working in first case for h1 hours and women are working in first case for h2 hours. This is the work in first case. Okay, और number of men हमारा है फर्स्ट केस में, मान लेते हैं number of men is m1, number of women is w1. तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, वर्क इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू m1 d1 h1 प्लस m प्लस w2, क्योंकि वुमेन है. ठीक है, प्लस w2 d2 h2. ये d1 d2 सेम भी हो सकते हैं, h1 h2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर हमने डिफरेंट इसलिए माना क्योंकि डिफरेंट का अप्लाई कर लेंगे सेम वाला तो हो ही जाएगा. क्या क्या बात क्लियर होता है? ये फर्स्ट केस का वर्क हो गया, और सेकंड केस में यही हमारा नंबर हो सकता है कि देयर माइट बी m2 मैन. ठीक है, m2 मैन हो, या m2 की बजाय m3 मान लेते हैं, m3 मैन हो, और नंबर ऑफ डेज हो d3, नंबर ऑफ आवर्स हो h3, और सिमिलरली देयर माइट बी w4 वुमेन एंड नंबर ऑफ डेज हो d4, नंबर ऑफ आवर्स हो h4. दिस विल बी एंड दीज वर्क्स आर इक्वल, सो दिस विल बी द इक्वेशन. अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ठीक है, बॉयज भी ऐड हो जाएंगे,
बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हमारा वर्क इक्वल होगा तो चीजें आसान है, डायरेक्टली हम इक्वेट कर देंगे, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है. इन सम केसेस द वर्क माइट नॉट बी द सेम, तो दैट इज द सेकंड केस. केस नंबर 2, व्हेन वर्क इज डिफरेंट. और जब वर्क डिफरेंट होगा तो वर्क समहाउ कंपेयर किया होगा. वो कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड का कंपैरिजन हो सकता है, वर्क यूनिट्स का कंपैरिजन हो सकता है कि फर्स्ट केस वर्क इज दिस मच, सेकंड पर्सन, लेट अस से सेकंड पर्सन इज मेकिंग 2/3 आर्टिकल्स और डूइंग 2/3 वर्क. ठीक है, तो वर्क का कंपैरिजन हो सकता है. सो इन एनी सच केस वी नो दैट नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क. कोई भी एक वैल्यू इनमें से इंक्रीज करेगा तो वर्क हमारा इंक्रीज कर जाएगा, कोई भी एक वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वर्क डिक्रीज कर जाएगा. इफ नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग, वर्क विल बी इंक्रीजिंग. इफ नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग तो वर्क विल बी डिक्रीजिंग. और जब भी हम ये बात करते हैं तो हमने बार बार ये देखा है कि जब भी हम बात करें कि मेन आर इंक्रीजिंग तो वर्क विल बी इंक्रीजिंग, तो एवरीथिंग एल्स मस्ट बी रिमेनिंग कांस्टेंट. ये सिर्फ हम तब सिर्फ और सिर्फ तभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मेन इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क इंक्रीज करेगा. इफ एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट देन अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर रहे हैं तो वर्क हमारा डिक्रीज करेगा. इज दैट क्लियर? एंड दैट इंप्लाइज कि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाई वर्क, दिस विल बी कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? एंड इफ दैट इज कांस्टेंट तो फिर यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है दैट m1 d1 h1 अपॉन w1 दैट इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2. अगर हमें वर्क की वैल्यूज w1 और w2 दो केसेस में डिफरेंट दिया हुआ है तो दिस विल बी द फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे देखो एफिशिएंसी हमारा एसएच नंबर ऑफ मेन के टर्म्स में हम लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में भी देखा कि क्योंकि अगर एफिशिएंसी हमारी इक्वल है तब तो ऐसे ही लिखेंगे, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कि एफिशिएंसी इक्वल नहीं होगी, जहाँ पे कि एफिशिएंसी भी डिफरेंट होगा. वर्क तो डिफरेंट है, ये एफिशिएंसी इज ऑल्सो डिफरेंट. तो अगर हमारा एफिशिएंसी भी डिफरेंट होगा तो फिर दोनों केसेस में हमें एफिशिएंसी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इक्वेशन हो जाएगा m1 d1 h1, ठीक है, और e1 भी आ जाएगा साथ में, डिवाइडेड बाय w1 दैट विल इक्वल टू m2 d2 h2 e2 डिवाइड बाय w2. बेसिकली m2 इंटू e2 दैट इज एफिशिएंसी, m1 इंटू e1 दैट इज एफिशिएंसी. ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा. अब एग्जांपल्स जब क्वेश्चंस करेंगे तब चीजें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, बट ये हमारा बेसिक क्रक्स है फॉर चेन रूल. क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if 7 spiders make 7 webs in 7 days then one spider will be making 1 web in how many days? यहाँ पे नंबर ऑफ मैन की बजाय क्या है, स्पाइडर्स हैं. 7 spiders are making 7 webs, तो ये 7 webs क्या है, दिस इज अवर वर्क इन फर्स्ट केस, W1 हो गया. और सेकंड केस में वर्क हमें कितना चाहिए, 1 वेब बनाना है 1 स्पाइडर को, तो W2 हो गया है हमारा. ठीक है. सो 7 स्पाइडर्स हैं, 7 डेज वर्क कर रही हैं, तो नंबर ऑफ स्पाइडर्स इंटू नंबर ऑफ डेज दैट विद द वर्क एंड दैट डिवाइडेड बाई वर्क जो कंज्यूम कर रही है, यानी W1 which will be equal to 7 webs, that must be equal to सेकंड केस में नंबर ऑफ स्पाइडर्स कितनी है 1, नंबर ऑफ डेज कितने हैं पता नहीं है, वही तो निकालने हैं, और डिवाइडेड बाई वर्क कितना है, वर्क इज 1 वेब. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ डेज D विल बी इक्वल टू 7 डेज. दैट विल बी द आंसर. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 men can complete a piece of work in 36 days. However, if 10 men leave the group, how many days will the group take to complete the work? 40 men can complete a piece of work in 36 days. तो यहाँ पे हमारा वर्क कांस्टेंट है दोनों केसेस में, सेम वर्क कंप्लीट करना है, तो वर्क विल बी इक्वल टू m1 d1 दैट इज इक्वल टू m2 d2. नंबर ऑफ मैन इन फर्स्ट केस इज 40, डेज है 36, 40 into 36 विल बी इक्वल टू m2 में कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 10 मैन कम हो जा रहे हैं, 10 मैन लीव द ग्रुप, तो 40 माइनस 10 30 मैन है, 30 इंटू D2, तो 1 0 से 1 0 गया, और फिर 3 से यहाँ पे बचा 12, तो नंबर ऑफ डेज D2 विल बी इक्वल टू 48 डेज. दैट विल बी इक्वल टू 48 डेज. क्लियर? ओके. अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि नंबर ऑफ मैन हमारे फर्स्ट केस में कितना है, m1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 40. सेकंड केस में नंबर ऑफ मैन कितना है, 10 कम हो जाएंगे 30 हो गए, तो यानी कि नंबर ऑफ मैन का रेशियो है 40:30, और यही एफिशिएंसी का रेशियो होगा, क्योंकि एफिशिएंसी एक मैन का तो सेम है दोनों केसेस में, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 4:3, और वर्क हमारा सेम है, तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 3:4.
और फर्स्ट केस में हमें 3 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज 36 डेज। वर्क है फर्स्ट केस में 36 डेज, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ, 12 डेज। तो सेकंड केस में हमारा वर्क हो जाएगा 4 × 12 एंड हेंस 48 डेज। फिर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 men can complete a work in 24 days, 9 laborers are available। ठीक है, मैन की जगह लेबरर लिख लो यहाँ पे। तो 8 laborers can complete a work in 24 days, 9 laborers are available, but the work is to be completed in 16 days। कर सकते हैं 24 डेज में, बट वर्क हमें फास्ट कंप्लीट करना है, 16 डेज में कंप्लीट करना है। तो हाउ मेनी मोर लेबरर्स आर टू बी कॉल्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। नाउ इन एनी सच क्वेश्चन, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर लेबरर्स आर रिक्वायर्ड। टोटल लेबरर्स कितने लगेंगे ये नहीं पूछ रहा है, एक्स्ट्रा कितने लगेंगे। 9 लेबरर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इनको तो हम हायर कर ही सकते हैं, एडिशनली कुछ और हायर करने पड़ेंगे सो दैट हमारा वर्क फिनिश हो जाए 16 डेज में। तो कितने एक्स्ट्रा लेबरर्स लगेंगे। तो बेस्ट वे क्या होगा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तो लास्ट में तुमसे गलती हो सकता है, क्योंकि ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, बट जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए उसी को एज्यूम कर लो, उसी को अपना एक वेरिएबल मान लो। ओके, सो 8 लेबरर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो वर्क कितना हो जाएगा, 8 × 24, M1 8 × 24। और सेकंड केस में 9 लेबरर्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेट अस से कि x लेबरर्स और चाहिए, तो 9 + x टोटल हो गया लेबरर्स, और वर्क कंप्लीट होना है 16 डेज में, दैट मल्टीप्लाई बाय 16। 16 से काटोगे कितनी बार जाएगा, यहाँ बचा 2 बचा था, 2 से किया 12 बचा, तो 9 + x = 12 आ गया, 9 + x = 12 आ गया, एंड हेंस x will be equal to 3, यानी कि 3 extra laborers will be required, so that will be the answer, x = 3। ओके, अदरवाइज सेम लॉजिक जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने हो रहे हैं, पहले 24 डेज थे, अब हो रहे हैं नंबर ऑफ डेज 16, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ रहा है 3:2 का, और वर्क क्योंकि सेम है हमारा दोनों केसेस में, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3 का। और पहले वाले केस में 8 लेबरर्स है, तो 2 यूनिट = 3, 2 यूनिट = 8, यानी कि 1 यूनिट हमारा आ गया 4, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 3 × 4, यानी कि 12 लेबरर्स चाहिए होंगे टोटल, 12 चाहिए होंगे, बट 9 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3 और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, 3 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। 30 men can complete a work in 12 days. After 6 days, 24 more men joined them. So how many days will they now take to complete the remaining work? तो फर्स्ट केस में वर्क हमारा कितना आ रहा है, टोटल है 30 men are completing a work in 12 days. तो वर्क हमारा हो गया 30 × 12, दिस इज द वर्क। एंड इन सेकंड केस आफ्टर 6 days 24 more men joined them, यानी कि 6 days तक तो 30 men ने ही वर्क किया है, तो वर्क कितना कर लिया होगा, 30 men ने 6 days में 30 × 6 वर्क कर लिया होगा। अब जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए 24 एक्स्ट्रा मेन हैव जॉइंड, 30 ऑलरेडी थे, 30 + 24, 24 मेन नहीं है, 24 एक्स्ट्रा मेन है, 30 + 24, यानी कि अब हो गए हैं नंबर ऑफ मेन 54, एंड लेट अस से डी डेज लगेंगे बचा हुआ वर्क कंप्लीट करने में, तो ये टोटल वर्क हो गया हमारा। फर्स्ट केस में तो 30 × 12 था, सेकंड केस में 30 × 6 + 54D। ओके, तो 54D हमारा इक्वल टू हो जाएगा 30 × 12 - 30 × 6, तो 30 × 6 यानी कि 180, 18 से 3 टाइम्स जाएगा, एंड दिस विल गो 10 टाइम्स, यानी कि डी विल बी इक्वल टू 10/3, 10/3। ओके, यानी कि 3.33 डेज में आ जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर। बट कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहां पे हमें कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो कि 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड आफ्टर 6 days सम men have joined या सम men have left, तो आफ्टर 6 days अगर कुछ स्टोरी में चेंज हो रहा है, तो पहले 6 days का स्टोरी तो सेम है। अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फर्स्ट 6 days भी 30 men है फर्स्ट केस में, और लास्ट के 6 days में भी तो 30 men है, तो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। बट सेकेंड केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट के 6 days में 30 men है, बट इसके बाद में कितने डेज है वो पता नहीं, वो तो नहीं पता, बट ये पता है कि नाउ द नंबर ऑफ मेन इज 54। तो जो चेंज आया वो तो सेकंड हाफ में आया, फर्स्ट हाफ तो एग्जैक्टली सेम है, तो जितना पार्ट सेम है उसको पहले ही रिमूव कर दो, उसको पहले ही रिमूव कर दो। सो वी कैन से दैट 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, दे हैव ऑलरेडी वर्क फॉर 6 days। तो 6 days अगर ऑलरेडी वर्क कर दिया है तो बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क इज ऑफ 6 days, 6 days वर्क बचा है फॉर 30 men। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा है, 6 days का वर्क फॉर 30 men, दिस इज अवर रिमेनिंग वर्क, एंड दिस हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 54 men। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड डी हो गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे फिर तुम। ठीक है, 6 से बचा यहाँ पे 9, एंड अकॉर्डिंगली 10/3 आ जाएगा डी।
विल सॉल्व इट दिस वे ओनली, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं लिखेंगे जिनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है और सेम टाइम में हुआ है, उसके लिए फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, डायरेक्टली उसको डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of men can complete a piece of work in 36 days. If there are 12 men less, it will take 4 more days for the work to be completed. How many men can complete it in 48 days? A certain number of men can complete a piece of work in 36 days. Or if there are 12 men less, it will take 4 more days for the work to be completed. यानी कि इनिशियली वर्क हमारा क्या है, नंबर ऑफ मैन मान लेते हैं m है, तो नंबर ऑफ डेज 36 है, तो वर्क हो गया m इंटू 36. बट इन द सेकेंड केस देर आर 12 मैन लेस, यानी कि नंबर ऑफ मैन हो जा रहा है m माइनस 12, और डेज कितने लग रहे हैं, 4 मोर डेज लग रहे हैं, यानी कि 36 प्लस 4 40 डेज लग रहे हैं. 4 से काटा है 9 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, सो दिस विल बी 9m इज इक्वल टू 10m माइनस 120, तो m विल बी इक्वल टू 120, तो टोटल नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 120. फिर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज. तो वर्क तो सेम ही है, वर्क हमारा क्या है 120 इंटू 36, क्योंकि m की जगह 120 आ गया, ठीक है, और हमें कंप्लीट करना है 48 डेज में, तो कितने, हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट, यहाँ पे मोर वाला चक्कर नहीं है, टोटल मैन पूछ रहा है क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ मैन अगर हमारा लग रहा है लेट अस से m1 इंटू 48, दिस विल बी द वर्क, तो m1 विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, m1 विल बी इक्वल टू 90 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज, दैट विल बी द आंसर, क्लियर. 90 men can complete the same work in 48 days. ओके, अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को कि फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि इनिशियली डेज लग रहे हैं 36, बट बाद में 4 मोर डेज लग रहे हैं, तो वर्क तो सेम है दोनों केसेस में, और अगर वर्क सेम है तो डेज का रेशियो क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट केस में आ रहे हैं 36 डेज और सेकंड केस में +4, यानी कि 40 डेज आ रहे हैं, तो डेज का रेशियो आ रहा है 9:10 का, और अगर नंबर ऑफ डेज या टाइम का रेशियो आ रहा है 9:10 का, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, 10:9 होगा. और 12 मैन लेस वर्क कर रहे हैं सेकंड केस में, यानी कि जो 1 यूनिट का एफिशिएंसी में डिफरेंस आया, दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 मैन, एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 मैन, तो 10 यूनिट आ जाएगा, 10 इंटू 12 यानी कि 120 मैन, 120 मैन आ जाएगा, क्या है बात क्लियर, ठीक है. फिर सेकंड केस में रेशियो ले लोगे, 36 डेज पहले केस में लग रहे हैं, दूसरे केस में लग रहे हैं 48 डेज, यानी कि 3:4 का रेशियो है डेज का, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:3 का, और 4 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 90, तो 90 विल बी द आंसर, क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days. They started the work and 10 persons left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? 25 persons can complete a work in 60 days. तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू 25 इंटू 60, दिस इज अवर टोटल वर्क, ओके. और दे स्टार्टेड द वर्क एंड 10 पर्सन्स लेफ्ट द वर्क आफ्टर X days, यानी कि इनिशियल X days में 25 पर्सन्स ने वर्क किया फॉर X days, बट आफ्टर X days नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, नाउ द नंबर ऑफ मैन इज 25 माइनस 10, 15 पर्सन्स है, तो X days में 25 पर्सन्स कितना वर्क करेंगे, 25x, टोटल डेज कितने हैं 80, तो रिमेनिंग डेज हो जाएंगे हमारे 80 माइनस एक्स, इन दीज 80 माइनस एक्स देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स इज 15, तो वर्क हो जाएगा 15 इंटू 80 माइनस एक्स. सॉल्व कर लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे, 25 इंटू 60 आ गया, या तो पहले 5 कॉमन लेके रिमूव कर दो, 5 कॉमन लेके रिमूव कर दो पूरे में से, ठीक है, तो 5 कॉमन लेके रिमूव कर दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, तो दिस विल बी 5 इंटू 60 300, दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 240 minus 3x, so 2x will be equal to 60 and hence x will be equal to 30, so x is equal to 30 आ गया यहाँ पे, that will be the answer, okay. और we can also think it as कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इनिशियली 60 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, फाइनली हो रहा है 80 डेज में, बट यहाँ पे 2 पार्ट में हो रहा है, 2 पार्ट में हो रहा है, ठीक है. और क्या हो रहा है, 25 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं फॉर सम पार्ट, एंड फॉर सम पार्ट 10 पर्सन्स हैव लेफ्ट, यानी कि 15 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं. तो जिस पार्ट में यानी कि बाद वाले 80 माइनस एक्स वाले पार्ट पे फोकस करो,
80 माइनस एक्स डेज वाले पार्ट पे फोकस करें तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, अगर 25 मैन करते तो डिफरेंट टाइम लगता, 10 मैन करें, 10 मैन लेफ्ट करके 15 मैन करेंगे, डिफरेंट टाइम लगेगा, इजंट इट सो? तो 25 मैन अगर वर्क करते तो एफिशिएंसी होता 25। अब एफिशिएंसी कितना है, 15 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 25:15 विच इज 5:3। और अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 5:3 तो टाइम का रेशियो आएगा ऑपोजिट, 3:5। टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 2 यूनिट्स का। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है होल वर्क 80 डेज में, इनिशियली हो रहा था 60 डेज में। कितने डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 20 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये जो 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 20 डेज, यानी कि 25 men would have completed the same work in 30 days। क्या बात क्लियर है? 25 men हमारा इस वर्क को, एक सेकेंड 80 माइनस एक्स कर रहे हैं हम, ठीक है, 30 डेज में कंप्लीट करते। क्या बात क्लियर है? ओके, 30 डेज में कंप्लीट करते बचे हुए वर्क को, बचे हुए वर्क को। तो टोटल वर्क हमारा 60 डेज का था, यानी कि 30 डेज वर्क ऑलरेडी हो चुका होगा, बिकॉज बचा हुआ वर्क 30 डेज में कंप्लीट करते 25 men। और इनिशियल वर्क हमारा एक्स डेज में कंप्लीट हुआ था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30। एक्स विल बी इक्वल टू 30। इज इट क्लियर? क्या बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो रिमेनिंग वर्क था हमने उसको इक्वेट किया, उसके लिए देखा कि अगर 25 मैन वर्क करते तो सेम वर्क करना था, 15 मैन वर्क कर रहे हैं, वर्क तो सेम ही है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है 25:15 यानी कि 5:3, तो टाइम का रेशियो होगा 3:5। और डेज हमारे टोटल एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं 20, यानी कि जो डिफरेंस है टाइम में 3 और 5 के रेशियो में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 3 यूनिट्स आ जाएगा 30, यानी कि इनिशियली द सेम वर्क वाज डन इन 30 डेज। तो 30 डेज में बचा हुआ वर्क हो रहा था, बाद वाला वर्क हो रहा था, तो पहला वाला वर्क हमारा 60 माइनस 30 डेज में हुआ होगा, विच इज 30। तो एक्स इज इक्वल टू 30 आ गया यहाँ पे स्ट्रेट अवे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 men फॉर 45 डेज। तो प्रोविजन है फॉर 150 men फॉर 45 डेज। आफ्टर 10 days 25 men left the fort, the number of days for which the remaining food will last। तो टोटल हमारा फूड का कोटा कितना है, 150 men का 45 डेज का कोटा है। ठीक है, वर्क जैसा ही चीज तो है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी तो वैसी ही है, ठीक है ना। टोटल कितना खाना खाएंगे, टोटल कितना फूड खाएंगे 150 men 45 डेज में, ठीक है। और बाद में 10 डेज के बाद में 25 men लेफ्ट कर जाते हैं, यानी कि पहले 10 दिन क्या है, सेम स्टोरी है, तो पहले 10 दिन को इग्नोर मार देंगे, फर्स्ट 10 डेज में सेम स्टोरी है, तो दैट इज इररिलेवेंट। तो रेलेवेंट क्या है हमारे लिए, लास्ट 35 डेज। फर्स्ट केस के हिसाब से 35 डेज, सेकंड केस में तो निकालना है। लास्ट 35 डेज में जो हो रहा है, तो कितना फूड बचा है 35 डेज का 150 men का, तो 150 into 35 दैट इज द फूड लेफ्ट। और 25 men लेफ्ट कर गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ men नाउ रिमेनिंग आर 125। लेट अस से डी डेज चलेगा फूड हमारा, 25 से काटा यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 5, 5 से काटा यहाँ बचेगा 7, तो 6 into 7 यानी कि नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 42। तो 42 डेज के लिए हमारा फूड लास्ट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, 42 डेज के लिए हमारा ये फूड लास्ट करेगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। "24 persons working 8 hours a day can complete 2 units of work in 10 days. How many persons are required to complete 4 units of work if they work 6 hours a day 16 days?" तो इस बार हमारा यूनिट्स ऑफ वर्क डिफरेंट है। फर्स्ट केस में कितना है, 2 यूनिट्स वर्क है, और सेकंड केस में 4 यूनिट्स वर्क है, कि W1 W2 की वैल्यू गिवन है। तो विल से MDH by W कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ men multiplied by number of days multiplied by number of hours that divided by work, this will be constant। तो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ men है 24, नंबर ऑफ डेज है 10, नंबर ऑफ आवर्स है 8, और वर्क हमारा है 2 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू, सेकंड केस में नंबर ऑफ men कितना है पता लगाना है, इधर से m है, और 6 आवर्स वर्क कर रहे हैं और 16 डेज, तो इंटू 16 इंटू 6 डिवाइड बाई वर्क है 4 यूनिट्स का। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ ही बचा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 से यहाँ बचेगा 4, तो नंबर ऑफ men m विल इक्वल टू 4 इंटू 10 40, तो नंबर ऑफ men रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 40 in this case, that will be equal to 40 only। ठीक है, next question। 6 engines of first type consume 15 metric tons of coal when each is running 9 hours a day। 8 engines of the second type are running 12 hours per day। Find how much coal is consumed by them if 3 engines of the first type are equal to 4 engines of the second type। Now a very good question, try to understand the language। और यहाँ पे वर्क क्या होगा हमारा, कैसे इक्वेट करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट, थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 इंजन है फर्स्ट टाइप के और दे आर कंज्यूमिंग 15 मीट्रिक टन ऑफ कोल when each is running 9 hours per day, and in second case there are 8 engines of the second type and they are running 12 hours per day. Find how much coal is consumed by them if 3 engines of the first type are equal to 4 engines of the second type. ओके तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, कोल का कंजम्पशन हो रहा है, और कोल का कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन ऑफ द कोल विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंजन्स, नंबर ऑफ इंजन्स है कि नहीं, नंबर ऑफ इंजन्स पे प्रोपोर्शनल होगा, जितने ज्यादा इंजन होंगे उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा. दैट विल कंजम्पशन विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू, दिस विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स पर डे, कितने आवर्स का वर्क होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, पर डे कितना वर्क करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा. इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? एडिशनली हमें साथ में एफिशिएंसी भी डिफरेंट गिवन है भाई, फर्स्ट टाइप का इंजन डिफरेंट है, सेकंड टाइप के इंजन डिफरेंट है, यानी कि डेफिनेटली कंजम्पशन हमारा जो है दैट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. यानी एफिशिएंसी बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन जितना करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट टाइप वाला क्या है, थ्री इंजन ऑफ द फर्स्ट टाइप आर इक्वल टू 4 इंजन ऑफ द सेकंड टाइप. तो फर्स्ट टाइप वाले इंजन का अगर कंजम्पशन एफ है, सेकंड टाइप वाले इंजन का अगर कंजम्पशन एस है, तो 3F इज इक्वल टू 4S. 3 इंजन ऑफ द फर्स्ट टाइप आर इक्वल टू 4 इंजन ऑफ द सेकंड टाइप, इक्विवेलेंट यानी कि सेम कंजम्पशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट और सेकंड टाइप का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा या कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3. यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू कंजम्पशन पर यूनिट. ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ पे है कंजम्पशन पर यूनिट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वर्क क्या है जो कंजम्पशन हो रहा है कोल का, 15 मीट्रिक टन ऑफ द कोल. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इंजन्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग पर डे डिवाइडेड बाई कंजम्पशन, दिस विल बी कांस्टेंट. अच्छा, ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी, ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी. इज दैट क्लियर? और एफिशिएंसी से अपना मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, कंजम्पशन पर यूनिट, दैट इज एफिशिएंसी. क्योंकि यहाँ पे तो कंज्यूम कर रहा है ना कुछ, और एफिशिएंसी से वर्क थोड़ी कर रहे हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, फर्स्ट केस में क्या आएगा, फर्स्ट केस में हमारे नंबर ऑफ इंजन है 6, नंबर ऑफ आवर्स है 9, और एफिशिएंसी फर्स्ट केस में कितना है, 4 है, 4 यूनिट्स है, तो इंटू 4 दैट डिवाइडेड बाई कंजम्पशन टोटल कितना हो रहा है, 15 मीट्रिक टन ऑफ कोल का. एंड इन सेकंड केस नंबर ऑफ इंजन है 8, नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग इज 12, और एफिशिएंसी है 3, कंजम्पशन पता नहीं, लेट अस से सी होगा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 बचा, यहाँ नीचे बचा 5, और फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से बचा यहाँ पे 3, और फिर 3 से यहाँ बचा 2, वो 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया यहाँ पे. तो सी हमारा आ जाएगा 20, 5 इंटू 4 20. तो 20 टन्स ऑफ कोल विल बी कंज्यूम्ड बाई 8 इंजन ऑफ द सेकंड टाइप व्हेन दे आर रनिंग 12 आवर्स पर डे. तो दैट विल बी द आंसर. एडिशनल नंबर ऑफ डेज भी मेंशन होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो समझ गए होगे, बात समझ में आई होगी. ठीक है, तो हर एक केस में अगर कोई डिफरेंट यूनिक टाइप का क्वेश्चन लगता है तो वहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें प्रोपोर्शनल होगा और कौन सी चीज़ वर्क है, कौन सी चीज़ वर्क है. तो जो वर्क होगा हमारा उससे डिवाइड कर देंगे, बाकी कहानी तो सेम ही रहेगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ वॉल 12 meters long, 8 meters high and 30 centimeter wide is built by 30 men working 9 hours a day in 6 days. How long a wall 10 meter high and 30 centimeter wide can be built by 45 men working 4 hours a day in 5 days? अब यहाँ पे हमें एक वॉल की डायमेंशंस गिवन है, वॉल की लेंथ गिवन है, लेंथ है 12 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर्स हाई है और 30 सेंटीमीटर्स वाइड है. वर्क क्या हो रहा है, जो वॉल बना रहे हैं वही तो वर्क है. ठीक है, वही तो वर्क है. तो वर्क यहाँ पे प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू वॉल. और वॉल क्या है, वॉल का वॉल्यूम गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है और विड्थ गिवन है. तो वर्क विल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ वॉल. इज दैट क्लियर? तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा वैल्यू, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज, यानी m1 d1 h1 बाई w1. तो 30 इंटू 9 इंटू 6 एंड दैट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉल. 12 मीटर्स लेंथ है, 8 मीटर्स हाइट है और फिर 30 सेंटीमीटर विड्थ दिया है. विड्थ क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.3 हो जाएगा, या फिर 3/10 लिख दोगे, 3/10 लिख दोगे. दोनों ही केसेस में हमारी विड्थ सेम है तो विड्थ कैंसिल आउट हो जाएगी एनीवे. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, सेकंड केस में कितना है
सेकंड केस में नंबर ऑफ मैन 45 है, नंबर ऑफ डेज है 5 और नंबर ऑफ आवर्स है 4, डिवाइडेड बाई लेंथ पता नहीं है, एल मान लेते हैं, विड्थ गिवन है 30 सेंटीमीटर यानी कि 3/10 और हाइट है 10। 3/10 से 3/10 सबसे पहले कैंसिल आउट होगा, इसके बाद में बच गया 5 × 4 2 बच गया, 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, 15 बचा, 15 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 बच जाएगा। ओके, तो 3 बच गया है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा 8 बचा है और यहाँ पे बचा है 2 और नीचे तो लेंथ बचा है, तो 3 टाइम्स द लेंथ विल बी इक्वल टू 16। तो लेंथ यहाँ पे आ जाएगी हमारी 16/3 मीटर्स। लेंथ आ जाएगी 16/3 मीटर्स। इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, लेंथ विल बी इक्वल टू 16/3 मीटर्स। ओके, तो दैट विल बी आवर आंसर। क्या बात क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी चीज़ हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन मेक श्योर टू press the like button as well. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.